हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन रैकशीट पर। आज आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ 9 मई की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे करेक्ट क्वेश्चन के साथ। उसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं, कुल कितनी गुफाएं। ऑप्शन थे ए 25, बी ऑप्शन था 30, सी ऑप्शन 29, सी ऑप्शन था 30 और डी ऑप्शन था 32। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30, यानी कि सी ऑप्शन 30 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि अजंता केव्स जो अजंता केव्स महाराष्ट्र में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध गुफा समूह है। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म की कला, चित्रकला और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नए कार्यक्रम किस आईआईटी में शुरू किए गए हैं। जो अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किस आईआईटी द्वारा शुरू किए गए। ऑप्शन थे ए आईआईटी दिल्ली, बी ऑप्शन था आईआईटी बॉम्बे, सी ऑप्शन था आईआईटी मद्रास और डी ऑप्शन था आईआईटी कानपुर। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईआईटी मद्रास इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अप्लाइड मशीनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के तहत नए बीटेक प्रोग्राम शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। आपके चार ऑप्शन थे ए 1947, बी ऑप्शन था 1953, सी ऑप्शन था 1956 और डी ऑप्शन था 1960। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1956 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया है, इसको आप देख सकते हैं कि स्टेट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर तय की गई। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ऑप्शन थे ए 50%, बी ऑप्शन था 60%, सी ऑप्शन था 75% और डी ऑप्शन था 80%। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि 85% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 80% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने बताया कि जो जो अराकिन इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1947 के अनुसार स्वतंत्रता के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। उस समय लगभग 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 129, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 131, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 136 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 143। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 131 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। एक इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। अनुच्छेद 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अनुच्छेद 136 में विशेष अनुमति याचिका और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सलाह है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि जो ASCII एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट यानी कि लेटर, नंबर, सिंबल्स को संख्याओं के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा पूछा गया था कि पाकिस्तान का कौन सा प्रांत विवादों में रहा है। ऑप्शन थे ए पंजाब, बी ऑप्शन था सिंध, सी ऑप्शन था बलूचिस्तान और डी ऑप्शन था खैबर पख्तूनख्वा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि बलूचिस्तान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ लंबे समय से राजनीतिक संसाधन नियंत्रण और जो अलगाववादी आंदोलन के कारण विवादों में रहा है। यहाँ समय समय पर संघर्ष और असंतोष देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिल्ली में बहुमत समय तक आपके यानी कि जो AAP है आम आदमी पार्टी के सत्ता में रहने के बाद किस पार्टी ने जीत हासिल की। ऑप्शन थे ए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, बी ऑप्शन था कांग्रेस, सी ऑप्शन था बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP और डी ऑप्शन था समाजवादी पार्टी। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीजेपी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी उसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के शासन के बाद दिल्ली में चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल की
प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति कौन सी थी? ऑप्शन थे: ए डांसिंग गर्ल, बी ऑप्शन था रोमन मूर्ति, सी ऑप्शन था माउंट मुरिया मूर्ति और डी ऑप्शन था आपका नंदी मूर्ति। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डांसिंग गर्ल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि डांसिंग गर्ल हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य जो ब्रोंज की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। यह मूर्ति उस समय की उन्नत धातु कला की दर्शाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि E0 FIR पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन थे: ए गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी ऑप्शन था कानून और न्याय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सी ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी ऑप्शन था आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि E0 FIR एक मिनिस्ट्री ऑफ पहल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन किसी भी थाने में FIR दर्ज कराने की सुविधा देना है ताकि अपराध रिपोर्टिंग तेज और आसान हो सके। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG 2025 मामले का क्या फैसला सुनाया था? ऑप्शन थे: ए परीक्षा को 2 शिफ्टों में आयोजित करने का आदेश दिया था, बी ऑप्शन था परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया, सी ऑप्शन था परीक्षा को तिथि को स्थगित करके करने का आदेश दिया था और डी ऑप्शन था आपका परीक्षा के परिणामों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया ने नीट PG 2025 से संबंधित मामले में परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का निर्देश दिया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार की सीमा बनाते हैं? ऑप्शन थे: ए हिमाचल हिमालय पठार, बी ऑप्शन दक्कन पठार, सी ऑप्शन सतपुड़ा पठार और डी ऑप्शन आपका मलनाड पठार। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्कन पठार आपका एकदम करेक्ट आंसर था। बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि जो दक्कन प्लेट्यू भारत का एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पश्चिम और पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है जो मिलकर एक पठार की सीमाएं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित? ऑप्शन थे: ए अनुच्छेद 72, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 74, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 76 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 80। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74 इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि आर्टिकल 74 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने बताया कि आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। यह प्रावधान भारत में वास्तविक कार्यपालिका को स्थगित स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ऑप्शन थे: ए विटामिन ए, बी, ई और के, बी ऑप्शन था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी सी ऑप्शन था आपका ए, सी और डी ऑप्शन था डी, ई, के, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वी कॉम्प्लेक्स सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने बताया कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन वे विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और शरीर में अधिक मात्रा में संग्रहित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? ऑप्शन थे: ए सुविधा पोर्टल, बी ऑप्शन था जन सुविधा पोर्टल, सी ऑप्शन था मतदाता पोर्ट सेवा पोर्टल और डी ऑप्शन था चुनाव मित्र पोर्टल। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सुविधा पोर्टल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि सुविधा पोर्टल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उपयोग में लाया गया। इस पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार को राजनीतिक दल रैली मीटिंग प्रचार आदि की अनुमति ऑनलाइन ले सकते हैं। यह प्रणाली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे के आधार पर काम करती है और पारदर्शिता बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में पहला स्थान किसने हासिल किया? ऑप्शन थे: ए नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन था गुलवीर सिंह, सी ऑप्शन था अविनाश सावले और डी ऑप्शन था केनन ईशा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलवीर सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि गुलवीर सिंह ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पशुओं के लिए कौन सा प्रोटीन स्रोत है? ऑप्शन थे: ए चारा, बी ऑप्शन था अनाज, सी ऑप्शन था खली और डी ऑप्शन था पानी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खली ओइल केक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही हमने बताया कि जो एनिमल न्यूट्रिशन में खली जो ऑयल केक पशुओं के लिए प्रमुख प्रोटीन स्रोत होती है। यह सरसों, सोयाबीन,
मूंगफली आदि बीजों से तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे पशुओं के चारे में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, जनसंख्या का घनत्व कैसे मापा जाता है? ऑप्शन थे ए कुल क्षेत्रफल माइनस कुल संख्या, बी ऑप्शन था कुल जनसंख्या प्लस कुल क्षेत्रफल, सी ऑप्शन था कुल जन्म दर माइनस कुल मृत्यु दर और डी ऑप्शन था कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इससे जनसंख्या का घनत्व मापा जाता है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। इसी को हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। इसका सूत्र होता है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसमें सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है इसे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मण को अनुदान में भूमि दी थी? ऑप्शन थे एक गुप्त वंश, बी ऑप्शन था मौर्य वंश, सी ऑप्शन था सातवाहन वंश और डी ऑप्शन था चोल वंश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सातवाहन वंश। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि सातवाहन डेंसिटी में जो डायनेस्टी के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन था आपका, शेरशाह सूरी ने जो राज्यों को बांटा था उसे क्या कहते थे? ऑप्शंस थे ए सूबा सिस्टम, बी ऑप्शन था सरकार परगना सिस्टम, सी ऑप्शन था जागीर सिस्टम और डी ऑप्शन था जिम्मेदारी सिस्टम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सरकार परगना सिस्टम। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही हमने आपको बताया है कि शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य को सरकार और परगना में विभाजित किया था। सरकार बड़े प्रशासनिक क्षेत्र थे और परगना जो थे वह छोटे प्रशासनिक क्षेत्र थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1954 में बने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम क्या था? ऑप्शन थे ए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बी ऑप्शन था परमाणु ऊर्जा आयोग, सी ऑप्शन था टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान और डी ऑप्शन था आपका परमाणु ऊर्जा विभाग। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में ट्रॉम्बे मुंबई में एटॉमिक एनर्जी इंस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर VARC रखा गया, जो भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फरवरी में पौधों की वृद्धि का परीक्षण विशेष रूप से किस एजेंसी द्वारा किया गया था? ऑप्शन थे ए भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी ऑप्शन था कृषि मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता अनुसंधान संस्थान, सी ऑप्शन था कृषि केंद्रीय बीज प्राधिकरण और डी ऑप्शन था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भारत की प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्था है, जो फसल सुधार, बीज परीक्षण और पौधों की वृद्धि से संबंधित वैज्ञानिक परीक्षण करती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मलक्का जल डबरू के नजदीक भारतीय महाद्वीप का कौन सा हिस्सा स्थित है? ऑप्शन थे ए दक्षिण भारत, बी ऑप्शन था पश्चिम बंगाल तट, सी ऑप्शन था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और डी ऑप्शन था उड़ीसा तट। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि स्टेट ऑफ जो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जो भारत के बहुत पास पड़ता है। भारत का अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इस जलडमरू के मध्य सबसे निकट क्षेत्र स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग के पास है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2025 में साइबर फोरम इनिशिएटिव कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन थे ए नई दिल्ली, बी ऑप्शन था मुंबई, सी ऑप्शन था बेंगलुरु और डी ऑप्शन था आपका हैदराबाद। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि नई दिल्ली। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही हमने आपको बताया कि साइबर फोरम इनिटेटिव जून 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा प्रोटेक्शन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा को शक्ति देता है? ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 13, बी ऑप्शन अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन अनुच्छेद 226 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 136। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्कॉटहोम
कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन थे: ए 1998, बी ऑप्शन था 2001, सी ऑप्शन था 2004 और डी ऑप्शन था 2008। 2008 जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 2001, 2001 आपका एकदम करेक्ट आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड ऑन प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइक पॉपुलेशन, जो पॉल्यूशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, इसे 2001 में अपनाया गया, यानी कि एडॉप्ट किया गया था और यह 2004 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य हानिकारक स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को नियंत्रित करना था। अगला क्वेश्चन आपका पूछे, दक्षिण पश्चिम वर्षा कहाँ उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन थे: ए हिंद महासागर में, बी ऑप्शन था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, बी ऑप्शन था प्रशांत महासागर से और डी ऑप्शन था भूमध्य सागर से। करेक्ट आंसर था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हम लोग को पता है कि शायद साउथ वेस्ट मानसून भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है। यह मानसून हिंद महासागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर दो शाखाओं में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति का समझौता कब हुआ था? ऑप्शन थे: ए 2012, बी ऑप्शन था 2013, सी ऑप्शन था 2015 और डी ऑप्शन 2016। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2015 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंडिया, जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच 2015 में हुआ था, इस समझौते का उद्देश्य देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और एक निश्चित लक्ष्य तक तय करना था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन ढूंढने में भाई बहुत मेहनत लगी। जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।